टेस्ट। ठीक। ओके गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोई डाउट है कल की क्लास में? मैंने कहा था कोई डाउट है तो लिख देंगे चैट में। आई एम अज्यूमिंग कोई डाउट नहीं है, बिकॉज चैट में मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा है विच वुड सिग्निफाई कि कोई डाउट है। तो हम आज प्रोसीड करने वाले हैं, थोड़ा बहुत रेशियोज के बारे में बात करेंगे। एक बार हम पीपीटी में चेक कर लेंगे कुछ नया तो नहीं है, वरना अपन लोग रेशियोज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल जहाँ पर हमने छोड़ा था हम कोशिश करके वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट। एंड कल हम इस पीपीटी के थ्रू गए थे जिसमें हमने जो नए नए जितने भी टर्म्स थे हमने ये पढ़े थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर हमने आई आई होप आपको रिमेम्बर है कि हमने कैसे बैलेंस शीट में सा करंट एसेट पढ़ा था, करंट लाइबिलिटीज पढ़ा था, राइट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पढ़ा था, और नॉन करंट एसेट्स भी पढ़ा था। टाइम के हिसाब से इनका डिविजन होता है। आई होप सबको याद होना चाहिए ये। आई होप आप लोग एक रिविजन कर कर आए हैं। तो हमारा एक्चुअली कंसेप्ट था आज कि हम EBITDA का कंसेप्ट पढ़ेंगे, राइट। तो EBITDA जो है ये हम एक काम करते हैं, एक्सेल से ही पढ़ते हैं। एक्सेल हमारा यहीं पे है ना, राइट। ओके, ये हमारा इंडेक्स है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। लेट मी सी, स्क्रीन शेयर हो रही है, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये वाली जो स्क्रीन थी हमारी एक्सेल वाली, हम इस पे आते हैं। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखें बहुत ध्यान से कि हमारा हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, कि आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया होता है। दिया होते का क्या मतलब है? दिया होता है मतलब पब्लिकली अवेलेबल होता है। अगर आप एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिस्ट बनेंगे तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा और आपको इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। आपके लिए कोई तीसरा बंदा आके नहीं करेगा, आप ही उस लेवल पे हैं कि आप दूसरों के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट। आप अपनी जॉब को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि जब आप पहली बार ऐसी जॉब करते हैं जहां पर आप ऐसा डेटा को इवेल्युएट करते हैं, तो आप पहले सारा डेटा पब्लिकली जो अवेलेबल होगा आप उसको कलेक्ट करेंगे। तो ये जो ब्लू ब्लू वाला डेटा है ना, ये देखिए कांस्टेंट है, ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू डेटा है सारा, ओके। ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये ऊपर देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम सारे ये वाले टर्म्स समझेंगे, ये टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, राइट। ये हम क्योंकि आप देख रहे हैं वो एक स्टेटमेंट में आ गए हम। कल हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, क्या होता है इनकम स्टेटमेंट? जो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, राइट, जिसमें हमारा रेवेन्यू और हमारे सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं और लास्ट में हमारी नेट इनकम आ जाती है, राइट। तो उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं आज, क्योंकि दिस इज एक्चुअली हाउ यू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल। तभी आपको कल समझना जरूरी था कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। तो वेट एक सेकंड, क्या हो गया? स्किप, राइट। तो हम इन चीजों को समझेंगे, ये जो टर्म्स आज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इबिटा, ईबीटी, सारे टर्म्स, ग्रॉस मार्जिन, ये सारे बात समझेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? बेसिकली जो जो कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उनसे पैसे आना। कल हमारा जो कॉफी शॉप का एग्जांपल था उसमें भी आपने देखा था कि 3 रेवेन्यू सोर्सेस थे, है ना। एक बार यहाँ पर आएंगे, हमारा जो कॉफी शॉप का एग्जांपल था उसमें रेवेन्यू सोर्सेस लिखे हुए थे ना। क्यों, कहाँ कहाँ से पैसे कमाते हैं रेवेन्यू सोर्सेस? दूसरी पीडीएफ में थे क्या? एक सेकंड, इसमें थे। ओके, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने इन तीनों को पढ़ लिया था। बाकी यस, ये रेवेन्यू स्ट्रीम आपको याद होगी। रेवेन्यू स्ट्रीम की रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या थे? कि जो कॉफी की सेल्स है वो, जो फूड आइटम्स की सेल है वो, और मर्चेंडाइज मतलब बेसिकली अगर आप मान लो कि पैक्ड नेस्कैफे की कॉफी बेच रहे हैं, राइट, आप किसी का पैक्ड सामान भी बेच रहे हैं तो उसको मर्चेंडाइज कहते हैं, लाइक जिसमें आपका खुद से कोई इनपुट नहीं है, बट बस थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन है क्योंकि आप किसी का और का पैक्ड सामान एमआरपी पे बेच रहे हैं, राइट। तो आप सबसे पहले सबकी रेवेन्यू स्ट्रीम, जो सबकी रेवेन्यू स्ट्रीम सारी हैं उनको लिखते हैं, राइट। तो जो भी कंपनी है, एपेक्स सोल्यूशन, ये सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमाते हैं, ये हार्डवेयर बेच के पैसा कमाते हैं, और ये आईटी सर्विसेज में भी पैसे लगाते हैं, राइट, मतलब पैसे कमाते हैं। तो ये इनकी यहाँ पे सारी सर्विसेज के पैसे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे सम फंक्शन लगाया हुआ है, टोटल रेवेन्यू हमारा आ गया, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काम करते हैं, जो जो हम कवर करते जाएंगे उसको मैं शेड कर दूंगी, राइट। ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ पर ये सम फंक्शन लगा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। सम फंक्शन लगाकर जो भी सम फंक्शन था यहाँ पे, इन्होंने इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया होगा, राइट, ऐसे ऐसे खींच दिया होगा। तो ये सम फंक्शन इन्होंने लगाया, तो ये सेम सम फंक्शन यहाँ पे भी लगेगा। ये हम कैसे कह रहे हैं? ये ऐसे आगे हम एक्सटेंड कर देंगे इसको, राइट। ये सेम सम फंक्शन आगे भी लग जाता है, राइट। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हमारा सेल्स करके, हमारा बिजनेस करके कितना पैसा है, राइट। अब यहाँ पे तो देखो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इस कंपनी ने मान लो मशीन बेच दी अपनी कोई पुरानी, क्या उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि ये रेवेन्यू है? नहीं। रेवेन्यू केवल जो आपके रेगुलर सेल्स से आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं,
ठीक है। तो कॉफी शॉप में भी हमने देखा कि रेगुलरली तुम कॉफी बेचते हो, राइट, तुम फूड बेचते हो, तुम अपना कोई मर्चेंडाइज बेचते हो, तो उससे तुमको आता है। ऐसा नहीं कि तुमने पुरानी कॉफी मशीन बेच दी तो तुमने उसको भी रेवेन्यू में लिख दिया। रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, जिससे कोर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको याद है कल हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स पढ़ा था, राइट? ये दोनों सेम होते हैं। इसको इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या एक चीज और बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब आपको याद रखने का डेफिनेटली जरूरत नहीं है, बट बाई चांस आपको वर्ड दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका दूसरा नाम, राइट? क्योंकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो आपको रेवेन्यू आया ये वो है। तो और ये इनका कॉस्ट है। तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट क्या है वो लिखा हुआ है, हार्डवेयर का कॉस्ट क्या है वो लिखा हुआ है, आईटी सर्विसेज का कॉस्ट क्या है वो लिखा हुआ है। एंड देन वी हैव एडेड इट ऑल, राइट? ऐड करके यहाँ से आगे खींच दिया, राइट? इनको डिलीट करके दोबारा दिखा देती हूँ। ये आया, ऐड करके इसको आगे भेज दिया, राइट? दिस इज टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हाटएवर यू कॉल इट। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है, एज सिंपल एज दैट। मतलब बेसिकली फैक्ट्री को ऑपरेट करने का खर्चा क्या है। आपको याद होगा कि ये हमारे डायरेक्ट टाइप के खर्चे होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे हम मानेंगे कि आपका जो भी बिजनेस हो रहा है, तो उसमें जो ऑफिस के खर्चे नहीं, यहाँ पे कौन से खर्चे होते थे, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं। कल भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, आपको याद होगा। एक हमने पढ़ा था ग्रॉस मार्जिन के बारे में, और फिर हमने ऑपरेटिंग या नेट मार्जिन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो ग्रॉस मार्जिन के टाइम में हमने क्या कहा था, जो खर्चे फैक्ट्री के खर्चे हैं, जो खर्चे डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, राइट? अगर मेरी एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी, फैक्ट्री में जो मटेरियल लग रहा है उसकी सैलरी, राइट? तो ये सारे हमारे डायरेक्ट खर्चे मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, इनको वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, राइट? क्योंकि ये वेरी करते हैं प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमने केवल वो मेंशन करे हैं, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारे कॉस्ट ऑफ, जो हमारी सेल्स को अफेक्ट करें, राइट? इसमें तुम ऑफिस के खर्चे नहीं लिखते हो, राइट? ऑफिस के स्टाफ की सैलरी तुम इसमें नहीं लिखते हो, ऑफिस के फर्नीचर का प्राइस तुम इसमें नहीं लिखते हो, ऑफिस की डेप्रिसिएशन तुम इसमें नहीं लिखते हो। तो ये चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसी होती है, ठीक है? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, राइट? तो इसमें तुमको कभी भी ऐसा दिक्कत होना इसको सोचने में कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, तो तुम ये सोचो कि एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के जो जो खर्चे हैं, राइट? जो ऑफिस के स्टाफ का खर्चा है वो इसमें नहीं आएगा, जो ऑफिस के रेंट का खर्चा है वो इसमें नहीं आएगा, राइट? अगर तुमने ऑफिस के लिए लैंड खरीदा तो वो इसमें नहीं आएगा। तो ऐसे सोचना डायरेक्ट कॉस्ट, और ये बहुत डायरेक्टली वेरी करते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कह देते हैं, राइट? तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जब हमारे टोटल रेवेन्यूज और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को माइनस करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, C9 माइनस C14। C9, ये C9 है और ये C14, इन दोनों को माइनस करा तो हमारा ग्रॉस मार्जिन आ गया, या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, या हमारा ग्रॉस इनकम आ गया, कुछ भी बोल लो, इनकम स्लैश प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अगेन आपको बताया था कि ये क्या है, ये बेसिकली आपके डायरेक्ट खर्चे आप माइनस कर रहे हैं। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, राइट? अगर हम एडवर्टाइजिंग का खर्चा देखें, राइट, तो क्या एडवर्टाइजिंग का खर्चा प्रोडक्ट बनाने में आता है? क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है? नहीं। तो फैक्ट्री का खर्चा जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में खर्चा जो लगता है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम ये तीनों बेच रहे हैं, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी, तो इनको बनाने का खर्चा भी यही लिखा हुआ है, देखो, और कोई खर्चा नहीं लिखा हुआ, राइट? यहाँ पे कोई वेजेस नहीं लिखे हुए, तो क्योंकि प्रोबेबली ये लोग क्या कर रहे होंगे, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी ले लेते हैं और आगे बेच देते हैं, राइट? तो कोई बना ही नहीं रहा, तो वेजेस कहाँ से आएंगे किसी के, है ना? एक चीज और देखना तुम ध्यान से, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फैक्ट्री में वेजेस, और मैं ऑफिस में वर्ड यूज कर रही हूँ सैलरी, राइट? तो वेजेस जो है वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे, बट सैलरी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ऑफिस की कॉस्ट में, राइट? जो अभी इसके बाद माइनस हो। आई होप ये आइडिया क्लियर है कि वेजेस और सैलरीज अलग होती है। ओके, अब आगे क्या लिखा है, SGA एक्सपेंसेस। इसमें SGA भी आता है और इसमें R&D भी आता है। व्हाट इज SGA? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैं पूरा लिख ही देती हूँ तभी क्लियर होगा। सेलिंग जनरल
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी इसमें आते हैं। अब ये सारे खर्चे कौन से हैं? ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इनडायरेक्ट खर्चे माने जो भी हमने भी बात करी कि जो ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस में क्या होता है, सेलिंग के खर्चे मतलब बेसिकली मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, राइट, या फिर तुमने स्टाफ को कमीशन दी बेचने पे, सेलिंग के खर्चे। अगर कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को बेचना है तो बीच बीच में क्या खर्चे हो रहे हैं? एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो रहा है, स्टाफ की कमीशन जा रही है, स्टाफ की सैलरी जा रही है। सेलिंग खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, एक ऑफिस स्टाफ रखा है तुमने मैनेज करने के लिए ऑफिस को, कि सब अपना टारगेट अचीव करें, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए रखा है, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तुम खर्चा कर रहे हो, राइट। तुम हो सकता है कोई नए प्रोडक्ट का टाइप बना रहे हो, जैसे अब कोरोना वायरस था तो लोग वैक्सीन बना रहे थे, राइट, तो लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे, लाइक रिसर्च करके नया नया प्रोडक्ट डेवलप करने का प्रोटोटाइप बना रहे थे वो, राइट। तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के बनाने से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट आया नहीं है, अभी आपका प्रोडक्ट आया नहीं है, तो आपकी फैक्ट्री के लोग उस पर खर्चा, जैसे मान लो ध्यान से सुनो, तो मैंने कहा कि जो खर्चा फैक्ट्री का होता है वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या फैक्ट्री के लोग करते हैं? नहीं, तुम अलग से साइंटिस्ट वगैरह बुलाओगे या कोई अलग से टीम बुलाओगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, है ना। तो जब तक वो फैक्ट्री में होने वाला काम नहीं है तो बाकी सारा खर्चा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, राइट। अगर तुम दिमाग में सोचो कि क्या ये काम फैक्ट्री में होता है, एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है, राइट, उसकी भी जब सैलरी जाती है तो वो भी हमारे फैक्ट्री के खर्चों में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी कॉस्ट भी प्रोडक्ट के बनने से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तुम ये चीज सोचो कि क्या चीज प्रोडक्ट के बनने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? वर्कर्स का काम करना जरूरी है, मशीन का होना जरूरी है, रॉ मटेरियल का होना जरूरी है, वरना प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। अगर सुपरवाइजर नहीं है तो लोगों को मैनेज करने के लिए कोई नहीं होगा, बट प्रोडक्ट तो तब भी बन सकता है, राइट। अगर वर्कर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बने। तो जो चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है, राइट, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो सारा जरूरी है, जो वर्कर उस चीज को बना रहे हैं वो जरूरी है, राइट। तो ये काम आते सारे आते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, जिसका नाम बस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो हमने पढ़ा भी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्यों नहीं आएगा उसमें? क्योंकि तुम सोचो किसी फैक्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी प्रोडक्ट बन जाते हैं, राइट। तो जो खर्चे एकदम डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोडक्ट की कॉस्ट से, एकदम, जैसे एक कप है, मान लो मेरी फैक्ट्री में कप बनता है, तो कप बनाने के लिए जो हाथ का मोल्ड बनाने के लिए ऐसे हाथ का मोल्ड बनाते हैं, उसके लिए मेरे को एक बंदा चाहिए और मेरे को क्ले चाहिए, राइट। और फिर हो सकता है मशीन में रख के किसी को मैं सॉलिडिफाई करूँ इसको, तो मेरे को वो प्रोसेस चाहिए, बस फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो तुमको एक प्रोडक्ट के बस स्टेप्स इमेजिन करने हैं, और उसमें जो जो खर्चा होगा वो तुम्हारी डायरेक्ट कॉस्ट है, बाकी सारी कॉस्ट तुम्हारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा वो टर्म आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, जो कल भी हमने देखा था और मैंने कहा था कि मैं इसको कल पढ़ाऊंगी। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसको वर्ड बाय वर्ड ही तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। EBI, I is interest, T is tax, D is depreciation and A is amortization। amortization, घबराना नहीं है इन टर्म्स को सुन के, पहली बार सुनने में शायद ट्रिकी लगेंगे बट दे आर नॉट डिफिकल्ट, ओके। ओके, फिर वी तो हमने ग्रॉस मार्जिन निकाला था टोटल रेवेन्यू और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करके, ठीक है। चाहे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं अगर आप कहेंगे तो कि कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमारा इबिट्टा आ गया। इबिट्टा कैसे आया? इबिट्टा, इसको इबिट्टा बोलते हैं बेसिकली। इबिट्टा कैसे आया? इबिट्टा आया जब आपने अपने ग्रॉस मार्जिन में से ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करा। ये देखो यहाँ पे चेक करो, C16 माइनस C17, राइट। आपने अपने ग्रॉस मार्जिन में से, एक आप कलर थीम देखेंगे इसकी क्या है, इसकी कलर थीम ये है बेसिकली कि ये वाले कॉन्स्टेंट्स हैं, ये डेटा कॉपी किया गया है, और ये ब्लैक वाला जो है ये डेटा ये हमने फॉर्मूलों से लगाया, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखें, ये कलर थीम आपको करना पड़ेगा अगर आप खुद भी फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे तो, क्योंकि आप जिसको भी फाइनेंशियल मॉडल दिखाएंगे उसके लिए समझना जरूरी होगा कि क्या डेटा कांस्टेंट है और क्या डेटा जो है उसको आपने बाय फॉर्मूला ऑब्टेन करा है, राइट। ओके, सो बेसिकली जब आप अपने ग्रॉस मार्जिन से अपनी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर जो ऑफिस में लगते हैं पैसे वो है, राइट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जब इनडायरेक्ट कॉस्ट अपने ग्रॉस मार्जिन से माइनस करते हैं तो आपको इबिट्टा मिल जाता है। यस, देखिए
आप फॉर्मूले में ऊपर देखिए, C16 माइनस C17, मतलब ये देखो इन दोनों को माइनस करा, ठीक है। तो ओके, इसको फटाफट से हम हाईलाइट करते हैं। राइट, अब मैं आपको EBITDA समझाती हूँ। EBITDA कैसे समझाऊंगी मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बता दूंगी यहाँ पे। राइट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब मान लीजिए आपने कोई लोन लिया बिजनेस करने के लिए, जब हम टैक्स वो पढ़ते हैं, लाइबिलिटीज पढ़ते हैं, तो हम दो टाइप की लाइबिलिटी पढ़ते हैं, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज हम क्या क्या पढ़ते हैं कि किसी से आपने बैंक लोन लिया है, राइट, या आपको अपने सप्लायर को भी पैसे देने हैं, राइट। तो कहीं पे भी आपका जहां पे इंटरेस्ट लगेगा, राइट, मैंने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया या मैंने बैंक का लोन लिया, मेरा बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट है जो मेरे को देना है अपनी लाइबिलिटीज, राइट। तो हम यहाँ पे एक एक करके लिखते जाएंगे कि क्या क्या चीज है, राइट। तो ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हमारा ये वाला कौन सा इंटरेस्ट है? द अमाउंट वी हैव टू पे ऑन आर लाइबिलिटीज, राइट। बैंक लोन पर, क्रेडिट कार्ड पर, या कहीं पे भी आपने कोई भी उधारी ली है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं ये वो वाला इंटरेस्ट है, राइट। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट मतलब अभी हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, अभी इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है, अभी इसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, अभी इसमें से हमें अमोर्टाइजेशन माइनस करना है। तो ये हमारी कमाई है, हमने जिसमें से ये सब अभी माइनस नहीं करा, ठीक है। अब टैक्स क्या है? टैक्स तो आपको पता ही है, आई होप मेरे को टैक्स नहीं समझाना पड़ेगा, जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, अभी हमने इसमें से वो माइनस नहीं करा, हमने इसमें से ये अर्निंग है हमारी बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। ओके, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मैंने आपको कल भी बताया था कि डेप्रिसिएशन की अगर मैं आपको बुकिश डेफिनेशन बताना चाहूँ तो वो होती है नॉर्मल वियर एंड टेयर। नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब बेसिकली आप मशीन को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती है, आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पुराने होते हैं, नॉर्मल लेवल का जिस पे वियर एंड टेयर होता है, टाइम के साथ भी चीजें पुरानी होती हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है किसी भी चीज की, कि हम माइनस कर रहे हैं उसकी नॉर्मल वेयर एंड टेयर की कॉस्ट। अब ये कैसे निकलती? एग्जाम्पल समझो, मान लो आपने गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी और आपने कहा कि वो गाड़ी जो है वो गाड़ी चलेगी, वो है 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की है, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 15 साल बाद आप एक गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, राइट। तो आपने कहा कि 15 लाख रुपए की गाड़ी है और 15 साल चलेगी, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? आप टोटल टाइम, जितने टाइम के लिए वो चीज चलेगी उसको टोटल उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, राइट। तो अगर 10 लाख की गाड़ी है और 5 साल चलेगी, तो 10 लाख डिवाइड बाय 5, हर साल मैं 2 लाख की डेप्रिसिएशन माइनस कर, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या होता है दोबारा लिखते हैं हम इसको, नीचे लिख देते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होता है? हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती है। क्या होता है इस मेथड में कि आपका जितना भी प्रोडक्ट वैल्यू है, प्रोडक्ट प्राइस या वैल्यू स्लैश वैल्यू, उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट प्राइस, तो स्लैश को डाल दिया, राइट, स्लैश वैल्यू डिवाइड बाय, डिवाइड ही है ना तो डिवाइड कर तो फिर से ये लगेगा, ओके, प्रोडक्ट प्राइस ही लिख देती हूँ, रुको। प्रोडक्ट प्राइस जो होता है उसको डिवाइड बाय करते हैं उसका लाइफ कितना है, नंबर ऑफ इयर्स इट विल लिव, राइट। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजेज, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक कार है, उसका प्राइस है 10 लाख और उसकी जो लाइफ है वो क्या है? 5 इयर्स। तो हर साल हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस पे? कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 10 lakhs डिवाइड बाय 5 इयर्स, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 2 lakhs एवरी ईयर। 2 lakhs का डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर हर साल। डेप्रिसिएशन अगेन क्या होता है? एक रेगुलर वियर एंड टीयर होता है किसी प्रोडक्ट का, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस में जो गिराव आता है हर साल, राइट। क्यों गिराव आता है? बिकॉज हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और टाइम की वजह से भी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। कल मैंने आपको बताया था, राइट, कि मेरी मम्मी कहती है कि जूता पड़ा पड़े खराब हो जाता है, राइट। तो टाइम निकलने की वजह से चीज की वैल्यू खराब होती है, उसको यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू खराब होती है, कपड़े पहनते हैं उस चक्कर में कपड़े खराब होते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन हम किसी प्रोडक्ट की इसलिए माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। तो अगर एक ऑफिस ऑफिस में आप काम करते हो और ऑफिस का फर्नीचर वगैरह है,
तो ऑफिस के फर्नीचर पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो कि इस फर्नीचर की वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है और अप्रोक्सीमेटली 10 साल चल जाना चाहिए, तो आप उसकी वैल्यू से हर साल एक एक लाख कम करते जाओगे, राइट। जब मैं नया फर्नीचर लाई, मैं कहूंगी इसकी वैल्यू 10 लाख है, अगले साल मैं कहूंगी इसकी वैल्यू 9 लाख हो गई, फिर मैं कहूंगी 8 लाख हो गई, राइट। और फिर जब एकदम खत्म हो जाएगी वैल्यू, तो ऑब्वियसली तुम उसको बेच दोगे या भंगार में दे दोगे, राइट, वो निकल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो होती है वो हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का एक रेगुलर वेयर एंड टेयर होता है, जिसकी हमें वैल्यू प्रोडक्ट में से माइनस करनी पड़ती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, रेगुलर वेयर एंड टियर, ठीक है। ओके, अगला टर्म क्या है? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एकदम सेम। सेम क्यों है मैं बताती हूँ। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? वो आपके टैंजिबल एसेट पे लगता है। टैंजिबल एसेट मतलब, हम आई होप आपको टैंजिबल इंटैंजिबल का डिफरेंस याद है। जो मैं टच कर सकती हूँ उसको टैंजिबल कहते हैं, जिसको मैं टच नहीं कर सकती उसके एग्जांपल्स याद है किसी को? उसका एग्जांपल था पेटेंट और गुडविल। तो पेटेंट जो होता है, अगर आपको पता हो कि वो कुछ सालों का ही होता है। पेटेंट अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे मिलता है कि मान लो मैंने कोरोना वायरस की दवाई निकाली और मैंने अपने फॉर्मूले को पेटेंट करवा लिया। पेटेंट याद है ना? पेटेंट इज बेसिकली एक ऐसी चीज जो आप मतलब इट्स अ बेनिफिट जो आप टच नहीं कर सकते बट आप फील कर सकते हो, राइट। अगर मैंने कोरोना वायरस की दवाई बनाई तो मैंने उसे पेटेंट निकलवा लिया, जिसकी वजह से वो कोई और कंपनी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है बेसिकली, कोई और कंपनी उस फॉर्मूले को कॉपी ना कर पाए। वो मेरा फॉर्मूला है, मैं पहले उसको महंगे दाम पे बेचूंगी। जो मैं उससे दवाई बनाऊंगी मैं उसको महंगे दाम पे बेचूंगी ताकि मेरा मुनाफा हो जाए, और फिर जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो सब लोग उस दवाई को बना सकेंगे, सबको फॉर्मूला अवेलेबल हो जाएगा, तो वो सस्ते में बिकने लग जाएगी। तो पेटेंट क्यों कराता है कोई किसी को? कि उन्होंने इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी उस फॉर्मूले को बनाने में, तो फिर वो कहेंगे कि इस फॉर्मूले को हम पेटेंट करा लेंगे ताकि हम इस प्रोडक्ट को महंगे में बेच सके और हमारे सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे रिकवर हो जाए और हमारा मुनाफा भी हो जाए। फिर क्या होता है? पेटेंट जो है 4-5 साल या 10 साल में एक्सपायर होता है। एक्सपायर होने के बाद वो फॉर्मूला पब्लिक को अवेलेबल हो जाता है, तो जितने भी लोग होते हैं मार्केट में वो सब उसको बेचने लग जाते हैं, तो उसका रेट गिर, राइट। तो पेटेंट इज प्रिसाइसली अ इनटैंजिबल एसेट। एसेट क्यों बोला मैंने उसको? क्योंकि वो हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। पेटेंट इज एन इनटैंजिबल एसेट। तो जब पेटेंट की वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। वैसे डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिजिकल एसेट पे लगता है। तो सेम टर्म को बदल दिया गया है फॉर इंटैंजिबल एसेट, उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे एमोर्टाइजेशन क्या होता है? एमोर्टाइजेशन होता है डेप्रिसिएशन ऑन इंटैंजिबल एसेट, एज सिंपल एज दैट। वैसे डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट पे लगता है, तो इनटैंजिबल एसेट के लिए उन्होंने टर्म बदल दिया, डेप्रिसिएशन ऑन इनटैंजिबल एसेट, ठीक है। तो हमारी अर्निंग में से अभी ये सब माइनस होना है। ये हमारी जो अर्निंग आई है इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस होना है, इसमें भी टैक्स माइनस होना है, इसमें से भी डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन भी माइनस होने हैं। तो अब धीरे धीरे करके माइनस कर रहे हैं हम लोग, और ये इसी फ्लो में माइनस होते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर को तुम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को उल्टा कर दो, बट तुमको इस ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा कि इबिट्टा के बाद ईबिट आता है। ऐसे ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा, समझ लो। तुम यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी पहले माइनस कर सकते हो, एमोर्टाइजेशन भी पहले माइनस कर सकते हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। बट ईबिट्टा के बाद ईबिट ही आता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हुई माइनस, एमोर्टाइजेशन हुई माइनस, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। कब आया अमाउंट? ये 9000 में से हमने ये दोनों माइनस करने हैं। यहाँ पे तो जीरो ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं नंबर बदल भी सकती हूँ। मैं यहाँ 100 लिख देती हूँ, नंबर एंटर, देखो बदल गया अमाउंट। ये हमने सीखा हुआ है, राइट। आई होप सबको याद होगा। तो ये हमारा जो अमाउंट दिया हुआ है इबिट्टा का, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे। आप पहले अमोर्टाइजेशन बाद में डेप्रिसिएशन भी माइनस कर सकते हैं। बात ये है कि हमें अब ईबिट जनरेट करना है। ईबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ईबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट जीरो है, अगर आपका इंटरेस्ट जीरो है तो बस इसमें से फिर टैक्स, ठीक है, टैक्स माइनस होता है जो भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ पे इनकम भी कर दिया उन्होंने, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देने और लेने वाला दोनों हो जाता है। द अमाउंट वी पे ऑन आवर लाइबिलिटीज एंड द अमाउंट वी रिसीव फ्रॉम आवर एसेट्स, कि अगर हमने किसी को उधारी दे रखी है तो उससे भी हमको जो पैसे मिलते हैं वो भी हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। द अमाउंट वी रिसीव फ्रॉम आवर एसेट्स, मतलब पूरा पूरा अमाउंट नहीं, कि अगर किसी को मैंने उधारी दिया है तो वो मेरे को उधारी वापस करेगा, वो अलग बात है, बट अगर वो जो उस पर इंटरेस्ट देता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ईबिट जो है हमने पढ़ा भी क्या है, ईबिट जो है इबिट्टा में से डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन निकाल दी गई है, तो ईबिट आ जाता है,
ठीक है। अब ईबिट में क्या आएगा, अब ये अगेन आपको ऑर्डर याद रखना है कि यहाँ पर पहले इंटरेस्ट ही माइनस होगा, राइट। यहाँ पे पहले टैक्स नहीं माइनस करना है, टैक्स इसके बाद माइनस होगा। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ही माइनस होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फुल फॉर्म ये ईबिट का, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो पहले इसमें से इंटरेस्ट का ही गेम खेला जाएगा, पहले टैक्स का नहीं खेला जाएगा। आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। क्या ऑर्डर है, यहाँ पे इबिट्टा है, इबिट्टा में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आप किसी भी ऑर्डर में माइनस कर सकते हैं। इसके बाद आएगा ईबिट, ईबिट में से आपको पहले इंटरेस्ट करना पड़ेगा माइनस, इंटरेस्ट माइनस या प्लस जो भी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस बेसिकली खर्चा, और यहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम भी लिखी हुई है, राइट। तो उन्होंने नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंस में से इनकम को भी माइनस कर दिया। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट इसके साथ भी खेल सकते हैं। डायरेक्ट इसके साथ आप कैसे खेलेंगे, डायरेक्ट आप पहले इसमें से इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर आप इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस माइनस इनकम, एक्सपेंस माइनस इनकम, एक्सपेंस माइनस इनकम। अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तब मैं करूंगी इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो अब जो इनका नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, इनकम को एडजस्ट करने के बाद उसको इन्होंने ईबिट में से माइनस कर दिया। EBIT माइनस इंटरेस्ट लीड्स टू EBT, EBT मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे EBIT था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखा, इन्होंने इंटरेस्ट इनकम भी लिखा। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके इनकम को ऐड कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी करके देख लो। 7800 में से आप 2200 माइनस करो तो आपको आएगा 6600, फिर आप उसमें 100 रुपए ऐड करो तो आ गया 6700, सॉरी सॉरी 60, यहाँ पे अगर आप 2200 माइनस करोगे तो आएगा 5600, और आप उसमें 100 रुपए ऐड करोगे 5700। तो यहाँ पे एंड में आ तो 5700 ही रहे, राइट। तो आप इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आप अपना फाइनली माइनस करोगे, या इन दोनों को इंडिविजुअली आपको एडजस्ट करना है तब वो भी कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पर हमारा आया 9750, राइट। आप इसमें से 2050 अगर आप डायरेक्ट माइनस करना चाहो आप कर सकते हो। क्या आएगा, 2777700 आ जाएगा, राइट। 7700 में आप 150 फिर ऐड कर दो तो 7850 आ गया, राइट। तो आप डायरेक्ट भी खेल सकते हो, या फिर आप इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो नेट आता है डायरेक्ट उसको माइनस या प्लस कर दो। अगर नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है तो आप उसको ईबिट में से माइनस कर दो, अगर नेट इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो आप उसको ईबिट में प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आया नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड देन हमारा आया ईबिट, सॉरी ईबीटी। ईबीटी क्या है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ऑर्डर यही चलेगा। क्या ऑर्डर चलेगा, इबिट्टा में से पहले डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस होगा किसी भी ऑर्डर में, फिर ईबिट आएगा विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा और या फिर प्लस होगा अगर वो इनकम है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस कर दो, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स आ गया तो उसको ईएटी कहते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसको इन्होंने नेट इनकम लिखा हुआ है, ईएटी या पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेम चीज होती है। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स स्लैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको नेट इनकम कहते हैं, जो हमने कल भी पढ़ी थी। ठीक है, तो यही है आपका ईबीटी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यूजुअली टैक्स का ना अमाउंट नहीं दिया होता है, यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज दिया होता है कि मान लो लिखा है @20%। तो क्या करोगे आप, @20% लिखा है तो इसका आप 20% माइनस कर दोगे और बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, इसका 20% यहाँ पे लिख दोगे और बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करके ही नेट इनकम आ रही है, राइट। आई होप सबको ये चीज पता हो। ये देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इन दोनों को माइनस करोगे, ईबीटी को और टैक्स को, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स का क्या परसेंटेज है वो भी लिखा ही होगा। आई होप 5700 में 1325 लिखा है। आई चेक ये कितना परसेंटेज है। टैक्स का ना अमाउंट नहीं होता है, टैक्स हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। यहाँ पे लिखा क्यों नहीं हुआ परसेंटेज वो मेरे को नहीं पता, बट यूजुअली आपको टैक्स का परसेंटेज दिया होगा, तो आपको जो भी अमाउंट दिया है उस पर आपको परसेंटेज माइनस करके उसका आपको नेट इनकम निकालना पड़ेगा। कितना है, 1325 बाय 5700। अच्छा ठीक है, यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग फिगर है। तो वैसे अगर यहाँ पे जैसे लिखा होगा अगर टैक्स @20%, तो आप क्या करोगे, 5700 दिया, राइट। हम खुद से कर लेते हैं। यहाँ पे हम 5700 का 20% निकालेंगे अपने कैलकुलेटर पे। आप यहाँ पे एक्सेल में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आप फोन में कर लोगे तो 57 का 20% अगर मैं निकाल रही हूँ तो मेरा आ रहा है 1140। ठीक है, फिर मैंने 7850 का भी यही निकाला, 7850 इंटू 20%, ये आया 1750, ये आया 1570, सॉरी 1570 एंटर।
तो यहाँ पर इसका 10,400 का 20% निकालेंगे, 2080, ठीक है। तो ये आपने सारे अपने इंटरेस्ट जो है अमाउंट वो लिख दिए, ये 20% थे इसके। तो बेसिकली ये जो है ये 80% हो गया इसका। अगर आप ऐसे दिमाग लगाओ, 80 और 20 100 होता है, राइट। तो टैक्स अगर मेरा 20% है तो जो मेरी इनकम बच रही है वो 80% हो गई, राइट। अगर मैं देखो जैसे 5700 का अगर मैं 20% करूं तो आएगा 1140, और यही मैं 5700 का अगर 80% कर दूं तो वो आएगा 4560, वही अमाउंट आ रहा है, राइट। तो ईबीटी जो है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है, उसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे और आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या आपका नेट इनकम जो है वो आ जाएगा, राइट। आप इसको चेक करेंगे तो ये बेसिकली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही है, राइट। ये जो है ये देखिए फॉर्मूला, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही है, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ भी आगे। सो ये आपकी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट है जो हमने कल पढ़ी थी शॉर्ट में। आज यहाँ पर हमने एक्चुअल फाइनेंशियल मॉडल में लॉन्ग में देख ली। ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं पिछले साल के, और ये हमारे फॉर्मूलों से करी हुई कैलकुलेशन है जो मैंने येलो में हाईलाइट करी है सारी। जो ब्लैक ब्लैक भी दिख रही है आपको आगे, ये सारा फॉर्मूले से ऑब्टेन कर लो, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें, उन टर्म्स में कोई डाउट है किसी को तो मुझसे प्लीज डाउट पूछेंगे। गुड मॉर्निंग प्रीतम, आप क्लास इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? कोई डाउट है तो मेरे को बताएंगे अभी तक जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें। आई होप नए नए टर्म्स हैं तो समझ आ रहा होगा, डिप्रिसिएशन amortization। ग्लैड ग्लैड, रंजन को डाउट नहीं है, वेरी ग्लैड, परफेक्ट। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं सिर्फ 1 मिनट रुकूंगी फिर मैं आगे पढ़ा दूंगी। कोई डाउट है तो हैंड रेज भी कर सकते हो, आई विल अनम्यूट यू। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। परफेक्ट परफेक्ट। All right, then let's continue if you don't have any doubts. I hope this is fun. फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग मेजरली अकाउंट्स से होता है। आप फोरकास्टिंग तभी सीख पाएंगे जब आपको इन टर्म्स का मतलब पता होगा, राइट। ओके, इसके बाद क्या है, हम अपनी पीपीटी पे वापस चलते हैं। हमारी पीपीटी है यहाँ पे, हमने इबिटा पढ़ लिया, राइट। अब इबिटा के आगे देखते हैं क्या है। बॉटम लाइन इसी को कहते हैं, नेट प्रॉफिट। जो आपने अभी भी टर्म पढ़ा, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ईएटी अभी आपने पढ़ा ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। देखो यहाँ पे ईबिट लिखा हुआ है, अब तुमको ये सारे टर्म समझ आएंगे और मजा आएगा, राइट। एक बार इसको हम एनिमेशंस में दिखा देते, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, राइट। ये ईबिट अभी हमने पढ़ा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस अभी पढ़ा, इक्वल्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी आपने पढ़ा क्या होता है, ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ओके, द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी हमने पढ़ रखा है। बैलेंस शीट जो होता है हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला होता है। यहाँ पे एक नया टर्म हमको शायद दिखेगा, इक्विटी। इक्विटी जैसे हमने कल कैपिटल पढ़ा था, कैपिटल ही इक्विटी होता है। ये सारे टर्म्स इंटरचेंजेबल होते हैं। जो पैसे अपने मालिक से कंपनी उधार लेती है, राइट, अपने शेयर होल्डर से जो पैसे कंपनी उधार लेती है। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कल कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है और मुकेश अंबानी एक सेपरेट पर्सन है, राइट। अगर रिलायंस है और मुकेश अंबानी है तो ये तब भी दो अलग इंसान है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक नेचुरल पर्सन है। तो ये पैसे उधार देता है कंपनी को ताकि कंपनी अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर पाए, राइट। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक तरफ कंपनी के एसेट्स रखते हैं, दूसरी तरफ कंपनी की इक्विटीज प्लस लाइबिलिटी रखते हैं। इक्विटी मतलब जो उन्होंने अपने मालिकों से पैसा उठाया, जिसको मैंने कल कैपिटल भी बोला था, राइट। इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, या कैपिटल, शेयर होल्डर्स कैपिटल। अपने मालिकों से जो पैसा उठाया उसको इक्विटी बोलते हैं, और जो बचा हुआ पैसा उठाया जिसको हमने करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज में बांटा था उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। ये हमेशा एसेट्स के इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कल डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा। डबल एंट्री मतलब कि मैं कुछ भी खरीदूंगी तो उसके लिए उधर की साइड पे कुछ हो गई, राइट। अगर मेरे पास एसेट बढ़ा, मेरा अगर मेरा फर्नीचर बढ़ा तो मेरा कैश कम होगा, राइट, या मेरी उधारी बढ़ेगी, राइट। तो दोनों साइड पे कोई ना कोई इफेक्ट आएगा ही आएगा एक ट्रांजैक्शन का, इसलिए ये हमेशा इक्वल होते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन सोच लो दुनिया में, उसके दो इफेक्ट होंगे ही होंगे, राइट। एसेट आया तो एसेट बढ़ा, कैश कम हुआ। एसेट आया तो एसेट बढ़ा, हो सकता है मेरा उधार बढ़ गया क्योंकि मैंने उधार पे एसेट खरीदा, राइट। तो कुछ भी ट्रांजैक्शन अपने दिमाग में सोच लीजिए, दोनों तरफ चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट बैंक और कैश में भी चेंजेस आएंगे। अगर मेरा कैश बढ़ा तो मेरा बैंक बैलेंस कम, आप समझ रहे हो।
तो डबल एंट्री सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि हर चीज में एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है, डेबिट और क्रेडिट, एक चीज डेबिट होती है एक चीज क्रेडिट, एसेट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने करंट नॉन करंट का एग्जांपल दे रखा है जो कल हमने इनफैक्ट पढ़ा था, बट हम फिर भी एक बार देख लेंगे। हमने इसमें मेजरली डिफरेंस यही पढ़ा था कि जो करंट होता है दैट इज फॉर लेस देन 1 ईयर या अप टिल 1 ईयर, 12 मंथ से 12 मंथ से कम यूजुअल। करंट एसेट बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो साइकिल होती है बिजनेस की वो पूरी कंप्लीट हो जाए उसको हम करंट कहते हैं, बट आई डोंट थिंक उसमें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। आप इन जनरल ये समझ के चले जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है दैट इज बेसिकली फॉर लेस देन 12 मंथ्स और इक्वल टू 12 मंथ्स, और नॉन करंट जो होते हैं वो मोर देन 12 मंथ्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, कैश, कैश बैलेंस, बैलेंस कैश जो है वो आपका एसेट ही हुआ ना, राइट। एसेट मतलब जिसको बेसिकली हमने कहा था कि जो हमको इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, हमारी जो इनकम है वो भी हमारा एसेट ही हुआ ना, जिससे हमको फायदा हो रहा है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। पैसों से आपको बेनिफिट है कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है या जो आपको बेच के आपको पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा वो भी आपका एसेट ही है। एसेट मतलब जिससे आपको फायदा हो, राइट। हर तरह की चीज या तो एसेट में जाएगी या लाइबिलिटी में जाएगी। क्या पैसा आपकी लाइबिलिटी है? नहीं, पैसा आपका एसेट, सिंपल ऐसा, राइट। कॉफी इन्वेंट्री, ये कल हमने पढ़ा था। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक होता है। क्या कोई स्टॉक किसी कंपनी का 12 महीने से ऊपर ही पड़ा होता है? यूजुअली नहीं, यूजुअली नहीं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे करंट एसेट क्या है? करंट एसेट बेसिकली जो 1 साल के अंदर अंदर निकल जाए, राइट। अगर मेरा भाई है वो मेरे को एकदम एक स्पा का कूपन देता है और उस स्पा के कूपन की एक्सपायरी जो लिखी है वो 6 महीने की लिखी है, तो वो मेरा करंट एसेट हो गया क्योंकि वो मेरे को 1 साल से पहले पहले निपटाना है, राइट। तो करंट एसेट का मतलब कोई ऐसी चीज जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, राइट। जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आपका एसेट है, उसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, मैंने आपको कल एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि मैंने अपने बचे हुए साल के लिए, अपना जो है फोन का रिचार्ज करा लिया, या मैंने बचे हुए साल के लिए अपनी कॉलेज की फीस पे कर दी, राइट। तो अब मैंने बचे हुए साल के लिए अगर अपने फोन का रिचार्ज करवा लिया तो मेरे को बचे हुए साल में रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, तो वो मेरा एक एसेट है। एक वो एसेट है जिसको भी मैंने यूटिलाइज करना है पूरे साल, राइट। अगर मेरे बचे हुए साल में जो है, मान लो बचे हुए साल में मेरे 200 दिन रहते हैं और मैंने 200 रुपए का रिचार्ज करवाया, तो मैं अभी मैंने वो 200 रुपए में रोज एक एक रुपए एक एक रुपए एक एक रुपए एक एक रुपए मैं खाऊंगी, राइट। अभी मेरा वो एक ऐसा एसेट, उसको एसेट इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि अभी वो पड़ा है और मैंने उसको यूटिलाइज करना है, राइट। तो मेरा वो एक बेनिफिट है, एक वो मेरा बेनिफिट है जो पड़ा है और मैंने यूटिलाइज करना है। जैसे अगर हमें कोई कूपन मिलता है, वो हमारा एक बेनिफिट है जिसको हमने यूटिलाइज करना है, तो हमारा वो एसेट है। एसेट मतलब हमारा बेनिफिट, राइट। कैश हमारा बेनिफिट है, फर्नीचर हमारा बेनिफिट है, लैपटॉप मेरा बेनिफिट है, राइट। तो हमारा एक बेनिफिट पड़ा है जिसको मैंने यूटिलाइज करना है। प्रीपेड एक्सपेंस एक एग्जांपल है करंट एसेट। अगर वो 1 साल से कम है, अगेन अगर वो 1 साल से कम है, मैंने क्या कहा तुम्हें, मैं बचे हुए साल का इंटरनेट का रिचार्ज करा लेती हूँ अपने फोन का, तो वो 1 साल से कम, 1 साल से कम तो करंट एसेट, 1 साल से लंबा तो नॉन करंट एसेट। कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी 6 महीने की, फिर करंट एसेट। कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी 2 साल की, फिर नॉन करंट एसेट। टाइम पे डिपेंड। नॉन करंट देख लिया, एस्प्रेसो मशीन, कोई भी आप मशीन लाते हो ऑब्वियसली वो 1 साल से ज्यादा चलती है। कोई आप वैन लाते हो वो 1 साल से ज्यादा चलती है। कोई बिल्डिंग खरीदते हो वो 1 साल से ज्यादा चलती है। करंट लाइबिलिटीज, अनपेड मिल्क बिल्स। क्या कोई किसी का दूध का बिल आप 1 साल बाद दोगे? नहीं ना। यूजुअली 30 डेज 60 डेज साइकिल होती है कि हमने दूध लिया, हम 30 डेज में एक साथ सारे दूध के पैसे दे देंगे, राइट। स्टाफ की सैलरी, अगर स्टाफ की सैलरी, उन्होंने मान लो पूरा महीना काम किया 1 से 30 तारीख तक, अब 30 तारीख को उनकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन उन्होंने इतना काम करा, राइट। उनकी 30 तारीख को सैलरी ड्यू हो गई, बट मैंने पे करी 5 तारीख, तो 5 दिन के लिए वो मेरी लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी मतलब मेरा खर्चा जो मेरे को देना है और मैंने दिया नहीं, खर्चा जो देना है और दिया नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ो, अनपेड मिल्क बिल्स, है ना। मिल्क का बिल आ गया है जो मैंने दिया नहीं है, राइट। अगर अभी बिल जनरेट ही नहीं हुआ है तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है, बिल जनरेट होना जरूरी है, राइट। जीएसटी, जीएसटी हमारा टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप आपको याद हो, हमने इस बारे में पढ़ा था ना, पढ़ा था, टैली में पढ़ा था, राइट। ओके, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लंबा लंबा लोन, 5 ईयर बिजनेस एक्सपेंशन लोन फ्रॉम बैंक। बैंक को हमने क्या कहा कि हमको पैसे दे, हम बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और 5 साल बाद हम तेरे को पैसे देना शुरू करेंगे वापस, क्योंकि 5 साल हमें लग जाएगा बिजनेस को एक्सपैंड करके उसमें से रेवेन्यू जनरेट करने में। रेवेन्यू, आई होप अब टर्म क्लियर है, राइट। तो 5 साल लंबा लोन अगर हमने लिया बैंक से तो वो 1 साल से ज्यादा है, तो हमारा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके, वर्किंग कैपिटल अभी एक और टर्म है। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लो और यहाँ पे ये मतलब भी समझ लो।
इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इसका अगर आप ध्यान से इन वर्ड्स में जाएंगे, इन वर्ड्स में ही इनका मतलब छुपा होगा। क्या मतलब है इसका? वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को रोज दर रोज चलाने के लिए मेरे पास कितना पैसा है। वर्किंग कैपिटल, वर्क करने के लिए, रोज वर्क करने के लिए मेरे पास कितना कैपिटल है। ये हमको करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से क्यों पता चलता है? क्योंकि दिमाग लगाओ, करंट एसेट जो है वो 1 साल से कम के होते हैं, करंट लाइबिलिटी भी 1 साल से कम की होगी। मतलब तुम्हारे पास मान लो करंट एसेट में मान लो 10,000 रुपए कैश पड़ा, करंट एसेट में तुम्हारे पास 10,000 रुपए कैश पड़ा, और करंट लाइबिलिटी में तुमको स्टाफ की सैलरी देनी है जो 5,000 रुपए। तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म एसेट है और ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो अगर मैं 10,000 के कैश में से 5,000 की लाइबिलिटी दूं, तो मेरे रोजमर्रा के कैपिटल के लिए, रोजमर्रा के मेरे खर्चे के लिए, रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास 5,000 रुपए, राइट। तो ये हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं क्योंकि हमें रोजमर्रा का देखना है। इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, बट आई होप आपको रफ कंसेप्ट समझ आ रहा हो कि आजकल के जो मेरे एसेट है, आजकल मेरे पास 10,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, और जो मेरी आजकल की लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, मेरे को 5,000 की सैलरी पे करनी है, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो 5,000 रुपए बच रहे हैं, वो मेरा वर्किंग कैपिटल है, मतलब मेरे रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चे करने के लिए जो मेरे पास पैसा बचे, या जो मेरे पास एसेट बचे, सिर्फ पैसा नहीं, जो मेरे पास एसेट बचा, राइट, करंट एसेट बचा है, राइट। करंट एसेट हैज टू बी मोर देन करंट लाइबिलिटी, वरना तुम कर्जे में आएगे, वो अलग बात होती है। क्या लिखा हुआ है? इट इज द मनी अवेलेबल फॉर डेली ऑपरेशंस, जो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रही थी, मैंने रीड भी नहीं करा। गुड वर्किंग कैपिटल मींस कापी एंड को, जो हमारा बिजनेस का नाम था कॉफी शॉप का, कैन इजीली बाय टुमारोज कॉफी बीन्स, रोजमर्रा खर्च होता है, राइट। दूध रोज आएगा, कॉफी बीन्स जो है हो सकता है हर महीने आती हो, राइट। क्रॉकरी थोड़ी बहुत हो सकता है हम खरीदते हो रेगुलरली, राइट। तो रोजमर्रा का जो खर्चा है, कोई भी आप चीज बना रहे हो, जैसे भी हमने पिछला एग्जांपल देखा था एपेक्स सोल्यूशन का, उसमें अगर उनका कोई रोजमर्रा का खर्चा होता है, वैसे तो नहीं होता होगा, ऑब्वियसली तुम हार्डवेयर वगैरह खरीद के ला रहे हो, रोज नहीं होता होगा, बट कॉफी में तुम समझो रोज खर्चा होता है, रोज दूध डलता है, रोज चीनी डलती है, राइट। ये शॉर्ट टर्म डिमांड्स है आपके बिजनेस की। ऐसा तो नहीं है आप 1-2 साल की चीनी एक साथ भर के रखने वाले हो, राइट। आप हो सकता है हर महीने दूसरे लाते हो सकता है आप हर महीने अलग टाइप की कॉफी बीन्स लाते हो, ताकि आप चेक करते हो कि लोगों को क्या पसंद आ रहे हैं, राइट। तो रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो पैसे बचते हैं उसको वर्किंग, रोज की वर्किंग के लिए जो कैपिटल बचते हैं उसको बोलते हैं। It means the money available for daily operations. Good working capital means the company can easily buy tomorrow's coffee beans, pay the barista, and survive short-term shocks without panicking. छोटा मोटा और कहीं से खर्च निकल आए तो अगर आपके पास एक बैकअप है, एक रिजर्व है, तो आप बिना पैनिक करे उसको यूज कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं। एनी डाउट गाइस, एनी डाउट प्लीज हैंड रेज कर दो या चैट में लिख दो। हैंड रेज करोगे आई विल गिव यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, वरना आप चैट में लिख सकते हो। एनी डाउट इन वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट? वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, आज के एसेट और आज की लाइबिलिटी, जिससे हमें रेगुलर वर्किंग ऑपरेशंस में पैसे चाहिए, कितने चाहिए, कैसे चाहिए, है कि नहीं, वो चेक होता है, राइट। एनी डाउट? ये वाली पीपीटी आ गई है ना? हाँ, सेम ही है इसमें भी, ईबिट एबिटा नेट प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन, ठीक है। ओके, रेशियोज भी हैं, रेशियोज में निकालना पड़ेंगे, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? नो डाउट? ठीक है, आगे चलते, कोई डाउट नहीं है तो पीपीटी को खत्म करते हैं, फिर देखते हैं दूसरी पीपीटी बनेगी कि नहीं बनेगी आज। ओके, ये हमने पढ़ा था कल, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि आपके पास क्या रेगुलर खर्चे देने के लिए कैश है कि नहीं, राइट। आप अपने वर्कर्स को नहीं कह सकते कि तुम्हारी सैलरी जो है हम 3-4 महीने बाद देंगे, आपको उनको रेगुलरली हर महीने सैलरी देनी। आप सप्लायर्स से ज्यादा 30 दिन की उधारी ले सकते हो, बट उनको भी आपने रेगुलरली पेमेंट करना है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, आपको जगह का रेंट भरना है, राइट। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो उधारी पे नहीं चलते हैं, आपको रेगुलरली पे करने पड़ते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये देखने के लिए होता है कि क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास एक्चुअली कैश जनरेट हो रहा है, या फिर सिर्फ मेरा खर्चा ही हो रहा है, या मैं सिर्फ उधारी पे ही दे रहा हूँ।
राइट। अगर मैं बहुत ज्यादा उधारी पे चीजें दे रही हूँ और इस चक्कर में मेरा धंधा चल रहा है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमें एक्चुअल में कैश चाहिए। अगर कैश नहीं होएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस का दिवालिया निकल जाएगा। तुम सोचो कि मेरा बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को उधारी पे सामान दे रखा है और मैं अपने वर्कर्स को सैलरी पे नहीं करती, मेरे वर्कर्स चले जाएंगे। मैं अपनी जगह का रेंट पे नहीं करती, मेरे जगह छिन जाएगी। राइट। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। मेरा चलता हुआ बिजनेस बंद हो सकता है, उसका दिवालिया निकल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उधारी दी हुई है और मेरे पास कैश नहीं। तो यूजुअली लोग कहते हैं कैश इज द किंग, क्योंकि अगर बिजनेस के पास कैश नहीं होगा वो रोजमर्रा के खर्चे मीट नहीं कर पाएगा, दिवालिया निकल जाएगा, नो मैटर वो कितना प्रॉफिटेबल है। राइट। क्योंकि प्रॉफिट, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस को तो तभी रिकॉर्ड कर देते हैं जब वो होती हैं। हमने पढ़ा था कल, मैंने कहा था ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, कि जब भी ट्रांजैक्शन होती है हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। हम कैश आने का वेट नहीं करते हैं। हमने उधारी पे भी कोई सेल दी है तो हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। हमने किसी से उधारी पे सब सामान लिया है तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। राइट। बट कैश देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब उधार पे चलता रहा तो बिजनेस बंद हो जाए। राइट। तो ये अलग अलग हेडर्स दिए हुए हैं कैश फ्लो में। आई डोंट थिंक इसको आपको करने की जरूरत है, बट मैं फिर भी ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। एक तो हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फिर इसका टोटल आता है। राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम, ये नाम जो लिखा है नाम नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब रोजमर्रा के बिजनेस से जो हमारा कैश जनरेट हो रहा है, रोजमर्रा के ऑपरेशन से, बिजनेस से जो हमारा कैश जनरेट होता है, उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। फिर इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग मतलब अगर बिजनेस ने किसी चीज में इन्वेस्ट करा, यहाँ पे क्या लिखा है, बाइंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। जैसे मैंने एक बड़ी सी मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इस साल बड़े से लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इस साल बड़ी सी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, क्या ये मेरे ऑपरेटिंग खर्चे हैं? अगर मैं एक बड़ा सा लैंड खरीद लेती हूँ, मैं बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लेती हूँ, क्या ये मेरे ऑपरेटिंग खर्चे हैं? नहीं, ये सॉर्ट ऑफ मेरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एकदम से नहीं गिरेगी, वो धीरे 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 डेप्रिशिएट होगी। राइट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसको कहते हैं जो खर्चे जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करे जाते हैं। इसके हम एग्जांपल यहाँ पे अगर ढंग से नहीं लिखे हुए हैं तो हम इसको एक बार गूगल से देख लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं हम गूगल से। आई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आपको तीनों दिखेंगे यहाँ पे। ढंग से कहाँ लिखा हुआ है अगर मेरे को पढ़ाना हो तो। इसमें है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल समझेंगे। तो जाओ। यस, यस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग में मैंने आपको क्या कहा था, आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज से जो आपका कैश जनरेट हो रहा है, आप एग्जांपल पढ़ेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। मतलब इसमें ऑपरेटिंग में जाना और आना दोनों लिखते हैं, कि कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ पे कैश गया। क्योंकि एंड में हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश बचा। तो सिर्फ जो पैसा आ रहा है उसको लिख रहे हैं, सिर्फ जो पैसा जा रहा है उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, हमें सबको प्लस माइनस करना पड़े। राइट। इस स्टेटमेंट कैसे बनती है आप देख भी सकते हो, कि जो पैसा जाता है तो हम उसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कैसे पैसा ब्रैकेट में डाला हुआ है। राइट। जो पैसा जाता है उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और जो आता है उसको ऐसे लिख देते हैं बिना ब्रैकेट के। राइट। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। वेट, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे खर्चे ज्यादा है। यूजुअली ब्रैकेट जो होता है वो माइनस वाले के लिए होता है, तो इन्होंने क्या ही किया हुआ है, गलत स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। एनीवे आप समझिए इस चीज को। आई डोंट थिंक आपको ब्रैकेट वाली चीज समझने की जरूरत है। एक्सेल में तो हम रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो ब्रैकेट वाली चीज जब आप हाथ से अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए होता है। तो वो मैंने 11th 12th में सीखी थी। एनीवे तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मतलब रोजमर्रा के ऑपरेशन से, बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसे जनरेट हो रहे हैं। राइट। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड, ये हमने अभी ईबिट में पढ़ा था, जिसमें इंटरेस्ट भी आया था, टैक्स भी आया था, होगा आपको याद हो। इनका कैश में आपका ट्रांजैक्शन हुआ। तो सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बेसिकली रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चे। मैंने बीन्स खरीदी, मैंने दूध खरीदा, मैंने रेंट दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया। राइट। मैंने सप्लायर्स को पैसे दिए, ऑपरेशंस के खर्चे। इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग क्या है, मशीनरी में इन्वेस्ट करना। जो चीज मान लो डेप्रिशिएट होती है, जो चीज एमोटाइज होती है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी। राइट। पेटेंट करवाने को भी आप इन्वेस्टिंग में डालोगे, क्योंकि उससे आपका एक वो एसेट ही है।
राइट, एक एसेट बन गया है जिससे आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है, वो आपकी ऑपरेटिंग डेली मर्रा के खर्चे में नहीं आ रहा है, राइट। परचेज एड्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने पढ़ा था कल, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन फिक्स्ड एसेट मतलब बेसिकली नॉन करंट एसेट हो गए फिक्स्ड एसेट, वही तुम्हारा लैंड हो गया, तुम्हारा मशीनरी हो गया, तुम्हारा प्लांट हो गया, राइट। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस जो है वो कहीं किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट फॉर द रिटर्न्स ऑफ इट, जस्ट फॉर द रिटर्न्स ऑफ इट। जैसे मान लो, मान लो मैंने किसी को लोन भी दिया, मैंने लोन दिया ताकि मेरे को इंटरेस्ट आ जाए, तो वो लोन भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। अगर मैंने कुछ मतलब जैसे तुम इंसान, राइट, कंपनी भी तो एक इंसान है, तो उसके थ्रू भी लोग बहुत बार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि मैंने अपनी कंपनी के थ्रू रिलायंस का स्टॉक खरीदा, तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मेरा ऑपरेशन का ये काम नहीं है कि मैं स्टॉक खरीदूं और बेचूं, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेसिकली वो आपका जो रोजमर्रा का एक्चुअल में काम होता है ऑपरेशन का। मेरी कॉफी शॉप की कंपनी है, बट मैंने उससे लेके रिलायंस के शेयर भी खरीद लिए, मेरे को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंपनी हूँ, मैं कंपनी भी एक पर्सन हूँ, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो मेरी जो रोजमर्रा के ऑपरेशन है वो होता है कॉफी बीन्स खरीदना और कॉफी बनाना और कॉफी बेचना, राइट। बट अगर मैं ऐसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हूँ जिससे मेरे को कोई रिटर्न आ रहा है, मैं उधार दे रही हूँ लोगों को कोई, जिससे मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो तुमने कहीं पे अक्वायर करा कुछ इन्वेस्टमेंट, या तुमने डिस्पोज ऑफ करा इन्वेस्टमेंट। अक्वायर करा मतलब इन्वेस्टमेंट लेना, इन्वेस्टमेंट लोगे तभी तो पैसे जाएंगे, वो भी यहाँ रिकॉर्ड होंगे, या इन्वेस्टमेंट छोड़ोगे, इन्वेस्टमेंट छोड़ोगे। जैसे अगर मैंने मशीनरी खरीदी, वो एक इन्वेस्टमेंट थी, मैंने उसको अक्वायर करा तो मेरे पैसे गए, बट अगर मैंने मशीन बेची तो भी तो मेरे पास पैसे आए। तो ये मेरा रोजमर्रा का ऑपरेशन तो नहीं है, रोज तो मैं मशीनरी खरीदती बेचते नहीं हो, राइट। तो इन्वेस्टिंग मतलब जो रोजमर्रा के ऑपरेशन से हटके, लोन्स मेड टू अदर्स, अभी मैंने लोन का एग्जांपल दिया, तुमने लोन दिया किसी को, तो तुम्हारा लोन का पैसा माइनस हो गया, बट तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा आया तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कैश में आया, कैश में आया, तो ये कैश फ्लो, राइट। तुमने लोन दिया, कैश निकल गया, इंटरेस्ट का कैश आया, तो यहीं पे होगा। परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज एक ही बात, ठीक है। आगे आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का वर्ड का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग मतलब अपने बिजनेस को फाइनेंस कर, फाइनेंसिंग मतलब अपने बिजनेस को फाइनेंस कर। तो अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है आप लोन लो, ऐसा हो सकता है आप लोन पे इंटरेस्ट दो। क्या ये मेरे कोर ऑपरेशन से रिलेट करता है? क्या मेरा एक्चुअल में काम है कि मैं लोन लेती हूँ और मैं बिजनेस करती हूँ, फिर मैं लोन वापस देती हूँ? लोन लेना देना मेरे बिजनेस का काम नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, हमारा कोर बिजनेस का काम क्या था? अगर मेरी कॉफी शॉप है तो मेरा कोर बिजनेस का काम है कि मैं बीन्स खरीदूंगी, मैं दूध खरीदूंगी, मैं मशीन से कॉफी बनाऊंगी और कॉफी बेचूंगी, मैं स्टाफ की सैलरी पे करूंगी, क्योंकि वो भी मेरे कोर ऑपरेशंस में आ रहे हैं, राइट। तो फाइनेंसिंग उससे अलग है। फाइनेंसिंग इज बेसिकली अपने बिजनेस को फाइनेंस करना, अपने बिजनेस को फाइनेंस करना। तो उसके लिए आपने लोन लिया, उस पे आपने इंटरेस्ट दिया, उसके लिए आपने शेयर्स बांटे तो पैसा आया, राइट। तो फाइनेंसिंग इज बेसिकली आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कैसे करते हैं, राइट। आप अपने बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इशुएंस और रीपर्चेज ऑफ शेयर्स। अभी आपने कहा था कि मैम शेयर्स तो इन्वेस्टिंग में भी आया था, शेयर्स इसमें भी आ गया। तो इन्वेस्टिंग में मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे थे, मान लो मैं टाटा, टाटा कंपनी हूं मैं, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, वो मैंने शेयर क्यों खरीदे? क्या मैंने वो अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए खरीदे? नहीं, मैंने रिलायंस के शेयर इसलिए खरीदे क्योंकि मेरे को पता है कि उनके शेयर खरीदूंगी तो मेरे को अच्छा इंटरेस्ट आएगा, उनके शेयर खरीदूंगी तो अच्छा डिविडेंड आएगा, राइट। तो मैंने वो शेयर्स इसलिए खरीदे थे क्योंकि मैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी जिससे मेरे को डिविडेंड आएगा। डिविडेंड, तो मैंने जब शेयर्स खरीदे थे रिलायंस के तो कैश का आउटफ्लो हुआ था, और जब मेरा डिविडेंड आया तो कैश का इनफ्लो। बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो शेयर है वो मैं अपने टाटा के शेयर बेच रही हूँ। क्यों बेच रही हूँ मैं टाटा के शेयर? क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए। आई होप शेयर सबको पता है क्या होता है, इट्स बेसिकली ओनरशिप इन अ कंपनी। तो मैं टाटा के शेयर बेच रही हूँ ताकि मेरे पास पैसे आए और मैं वो पैसे बिजनेस में लगाऊं। तो ये एक्टिविटी मेरे बिजनेस को फाइनेंस करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल है? इशुएंस और रीपर्चेज ऑफ शेयर्स, बोरोइंग और रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर मैं लोन ले रही हूँ अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए तो पैसा प्लस हो जाएगा, मैं लोन वापस कर रही हूँ तो पैसा माइनस हो जाएगा, मैं लोन पे इंटरेस्ट दे रही हूँ तो पैसा प्लस हो जाएगा, सॉरी पैसा माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये सारा फाइनेंसिंग में आता है। क्यों आ रहा है फाइनेंसिंग में? क्योंकि इससे मेरा बिजनेस फाइनेंस हो रहा है। अगेन मैं अगर लोन ले रही हूँ तो पैसा आएगा, पैसा प्लस हो जाएगा, अगर मैं लोन वापस कर रही हूँ तो पैसा माइनस हो जाएगा, अगर मैं उस लोन पे इंटरेस्ट दे रही हूँ तो भी पैसा माइनस हो जाएगा, राइट। वो सब इसी में आएगा क्योंकि ये सारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स,
अगर मैं टाटा हूं, मैंने शेयर्स इशू करे तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा आया, पैसा प्लस हो गया, बट अब मेरे को लोगों को रिटर्न भी तो देना है, तभी तो मेरे को दोबारा फाइनेंसिंग मिलेगी। अगर लोगों को मैं रिटर्न ही नहीं दूंगी तो मेरे को लोग फाइनेंस क्यों करेंगे, राइट। तो मैंने लोगों को डिविडेंड बांटा, तो मेरे अकाउंट से पैसा खाली हो गया, राइट, कैश खाली हो गया। कैश इस चीज के लिए भी चाहिए होता है, समझ रहे हो। मैंने डिविडेंड बांटा तो मेरा कैश खाली हो गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो मेरे को इन्वेस्टमेंट से रिसीव हुआ, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, राइट। तो लेने देने का भी फर्क है, अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड है तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और अगर रिसीविंग डिविडेंड्स है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने कहीं इन्वेस्ट करा होगा, वहां से मेरे को डिविडेंड आया, राइट। तो ये होती है हमारी 3 टाइप की एक्टिविटीज कैश फ्लो में। आई डोंट थिंक आपको इसका इतना यूज होना चाहिए, आपको सिंपली यही समझना चाहिए कि जो कैश आ रहा है और कैश जा रहा है आपको प्लस और माइनस करना है, तो सबको एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाए कि नेट कैश फ्लो आपका कितना है, जो आपने कैश दे दिया, जो आपने कैश रिसीव हो गया, फिर आपका नेट कैश फ्लो कितना है। बट आई स्टिल वांट कि आपको अगर कहीं पे भी यूज आए या हेडर्स तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये हमने सीखे थे अकाउंट्स में। तो आई आई डोंट नो अगर ये एक्सेल में अलग से ऐसे बनते हैं, इनका मिक्स कॉलम बनता है, कैश फ्लो के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कैश फ्लो, कैश फ्लो के बारे में कहीं लिखा नहीं हुआ है क्या यहाँ पे, बात तो सही है। मुझे इनकम स्टेटमेंट है ना, यहाँ तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये रहा कैश फ्लो, ये देखो, ये हमारा लिखा हुआ है आईएस इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होता है बीएस, एंड सीएफए कैश फ्लो। देखो यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों ही लिखे हुए हैं, काले काले बॉक्सेस। एनीवे, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग जो है, अभी मैंने तुमको समझाया क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा यार, यहाँ पे तो काफी टिपिकल अकाउंट्स की लैंग्वेज लिखी हुई है, तुम ये वाली लैंग्वेज छोड़ दो, तुम अभी जो मैंने समझाया तुम प्लीज उसी लैंग्वेज पे याद रखना। कैश रिसीव, हम दोबारा एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब तुम्हारे रेगुलर ऑपरेशन से जो एक्टिविटीज होती है, राइट। रेगुलर ऑपरेशंस मतलब अगर मैं कॉफी शॉप खोल के बैठी हूँ, तो मैंने मिल्क खरीदा, मैंने बीन्स खरीदी, तो मेरे पैसे गए, राइट, मेरे को कस्टमर से पैसे रिसीव हुए, राइट। तो रेगुलर ऑपरेशंस में जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। यहाँ भी तुमने पढ़ा था, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड, ये भी रेगुलर बिजनेस में होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। क्या तुम इन्वेस्टमेंट करते हो टैक्स में, क्या तुम इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंसिंग में। रेगुलरली जो पे होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालते हैं। इन्वेस्टिंग में अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट, एक मिनट देंगे मेरे को, इंटरेस्ट पेड तो तुम्हारा फाइनेंसिंग में आना चाहिए। यस, दिस इज बेटर। नहीं तो कहीं में ना गलत लिखा होता है। एक सेकंड रुकेंगे गाइस, आई नो क्लास का टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया, बट आई होप मेरे को ये समझाना जरूरी है आपको। इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अच्छा, ठीक है, ओके, एनीवे, राइट। तो मैं आपको बता रही थी तीनों का क्या फर्क है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कैश इज किंग, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था, हम दोबारा एक बार देख लेंगे। यहाँ पे टिपिकल अकाउंट्स की लैंग्वेज है ये मैं आपको चाहे कल समझा दूंगी, बट शॉर्ट में ऑपरेटिंग इज जो आपके डेली ऑपरेशन से एक्टिविटीज पैसे आते हैं जाते हैं, राइट, डेली ऑपरेशन। और फिर इन्वेस्टिंग में आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, जहां पे लिखा देखो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आपने परचेज करा, कहीं और आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे मैंने कहा मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, जिससे मेरे को इंटरेस्ट आता रहेगा, सॉरी डिविडेंड आता रहेगा, राइट। इनटैंजिबल एसेट मतलब पेटेंट हो गया, राइट, तो पेटेंट में भी आप इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो सारा नॉन करंट एसेट जो होता है वो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाता है, आपने कोई भी नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट करा, राइट। और फिर हमारा यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ने बताया था, जिससे मेरा बिजनेस फाइनेंस होगा, राइट। मेरा बिजनेस कैसे फाइनेंस होगा, कि या तो मैं लोन लूंगी तो मेरा बिजनेस फाइनेंस होगा, लोन लूंगी तो पैसे अंदर आएंगे, बिजनेस फाइनेंस होगा, या मैं अपने बिजनेस के शेयर्स इशू कर दूंगी तो भी पैसे आएंगे, तो बिजनेस फाइनेंस होगा। बट मैंने शेयर्स इशू कर दिए, अब मैंने शेयर्स इशू करे तो मैं डिविडेंड भी तो बांटूंगी, तो पैसा बाहर भी जाएगा, राइट। तो ये सब फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। तो आई होप इसको आपको ऊपर ऊपर से इतना क्लियर हो गया कि हम आगे दोबारा कल फाइनेंशियल मॉडलिंग पे चले जाएं, कि ऑपरेटिंग इज रोजमर्रा के ऑपरेशंस, जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग लिखते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब हमने नॉन करंट एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। एंड हमारा
फाइनेंसिंग में जिससे हमारा बिजनेस फाइनेंस होता है, जिससे हमारे बिजनेस के पास पैसा आता है, उसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं, राइट। तो इन सबका आप प्लस माइनस करते हैं और आपका एंड में एंडिंग कैश बैलेंस आ जाता है। एनी डाउट एनीबॉडी, तीनों में डिफरेंस जो है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में। पीपीटी आपको अपलोड नहीं करते हैं क्या सर? मैं तो पीपीटी सर को भेजती हूँ। आई देखो, मैं यहाँ पर तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट अपलोडेड, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है अपलोड करने का। आई सी यहाँ पे अपलोड हो सकता है क्या भाई? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अपलोड करने का। एक काम करो, या तो तुम अपनी मेरे को मेल ड्रॉप कर दो चैट में, मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। पीपीटी मतलब वही ना जिससे मैं पढ़ा रही थी, ये वाली पीपीटी कह रहे हो ना तुम? ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, यही वाली पीपीटी कह रहे हो ना? ठीक है, ओके। कोई डाउट है किसी को? मेल लिख दो अपनी चैट में। आई होप मेरे को पर्सनल चैट भी यहाँ से तुम कर सकते हो, राइट? तो मेरे को मेरी पर्सनल चैट में भेज दो मेल, अगर यहाँ से कर सकते हो तो आई थिंक हो सकती है। वरना यही लिख दो मेल, तो तुम्हारी कोई क्या ही करेगा। भेज दो मेरे को। तुम्हारी मेल शायद यहाँ पे दिखती भी है, बट रुको मैं देखती हूँ। नाम के आगे मेल आ जाती है इंसान की। यही है तुम्हारी मेल, अभिषेक रंजन 7154@gmail.com। यही है तो मैं भेज दूंगी इस पे। ठीक है, सॉर्ट सॉर्ट भेज दूंगी। कोई डाउट है किसी को? रंजन, कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट है? मैं तुमको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। मैं बहुत एनर्जी से पढ़ाती हूँ, बट मैं स्टिल चाहती हूँ तुमको कोई डाउट है मैं दोबारा समझा दूंगी। ये कंसेप्ट थोड़े नए हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे ग्रास्प करने में, थोड़ी प्रैक्टिस लगे। बट आई होप मजा आ रहा है क्लास में, कुछ नया सीखने को मिल रहा है रोज क्लास में, राइट। फाइनेंशियल मॉडलिंग में हमने आज सीख लिया, हमने आज टेबल में बना बना के देख लिया कि क्या क्या नई नई चीजें होती हैं। तो जैसे आज हमने इनकम स्टेटमेंट का ऐसे बखान करा था, कल हम बैलेंस शीट का कर लेंगे, परसों हम कैश फ्लो का कर लेंगे, राइट। तो आपको बहुत मेजरली समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल मॉडल में बनता कैसे है फाइनेंशियल मॉडल, राइट। वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेंगे, अनम्यूट करने का ऑप्शन भी, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंड कर दूंगी, जल्दी बताएंगे थोड़ा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर चल चुकी है। बट आई डोंट माइंड, मेरे को फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज समझ आ रहा है। तभी मैं एक चीज को, मैंने पता कल मैं अपनी रिकॉर्डिंग देख रही थी, मैं एक चीज को 3 बार बताती हूँ। बट तुमको अगर याद हो रहा है क्लास में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट एनीबडी? नो डाउट गाइस? ठीक है, सिंस nobody is typing, nobody is unmuting, तो I'll stop recording and I'll end the class. कोई डाउट है तो आप कल भी पूछ सकते हैं।